इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें वो सारी बातें, वो सारे सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट देने वाला हूं जो तुम्हें अपनी आंसर राइटिंग में करने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के एंड तक तुम अपने नंबर देख लेना, तुम अपने प्री बोर्ड्स में इसको अप्लाई करके देखना, या तुम जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें जो सैंपल पेपर्स बना रहे हो उसमें तुम ये चीज करके देखना। दिस थिंग्स वर्क्स, 110% दिस थिंग वर्क्स। 2026 प्री बोर्ड्स और तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन भी बहुत तेजी से बेटा पास आ रहा है और उम्मीद कर रहा हूं तुम्हारी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन तुम्हारी तैयारी में तुम देख रहे होगे कि बहुत से बच्चे, तुम में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सारी दिक्कत फेस कर रहे होंगे। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि बहुतों का सैचुरेशन हिट हो गया होगा, मतलब करते जा रहे हैं लेकिन चीज़ें समझ नहीं आ रही, और आ भी रही हैं तो नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे। दूसरा, बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी कि पता नहीं मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, मैं अच्छे से करके जा रहा हूँ लेकिन फिर भी नंबर जो हैं वो नहीं आ रहे, मार्क्स कटते जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि न्यूमेरिकल्स में टीचर ज़बरदस्ती मेरे मार्क्स काट रहे हैं, मैंने न्यूमेरिकल में आंसर भी सही दिया है फिर भी मेरे को फुल मार्क्स नहीं मिल रहे, है ना। बहुत से बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि मैंने सब कुछ करके देख लिया फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है, तुम अपने मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हो तो ये अपडेट तुम्हारे लिए है। जी हाँ, देखो टॉपर जो होता है ना, टॉपर सिर्फ इसलिए टॉपर नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अच्छे से पढ़ के गया और वहाँ जाके कर देता है, ऐसा नहीं। अगर आपको टॉपर का माइंडसेट समझना है, या एग्जामिनर जो तुम्हारा कॉपी चेक करने वाला है वो तुम्हारी आंसर शीट को कैसे समझ रहा है, कैसे देख रहा है, किस हिसाब से नंबर दे रहा है, तुम्हें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार तुमने ये समझ लिया ना तो तुम अपने ईजिली 5 से 10 नंबर वैसे ही बढ़ा जाओगे। तो ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने में हेल्प करेगी। और एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है इसको समझने से पहले कुछ बेसिक बातें तुम समझो, ठीक है। तुम पेपर लिखने गए, तुम वहां बैठे, तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दिया। अब इसके बाद तुम्हारा ध्यान किन चीज़ों पे होना चाहिए? पहली चीज़ देखो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसका क्या मतलब है? देखो सुनो, मैं जितने भी एग्जांपल्स इस वीडियो में दूंगा ना, अगर तुमने जीवन में कभी डेटिंग करी है कभी तुम गए हो डेट वेट पे, तो जिस हिसाब से तुम्हारी डेट की तैयारी है ना, एग्जामिनेशन में आंसर लिखने की भी तैयारी बिल्कुल वैसे ही है। देखो, तुम जाते हो, ठीक है, जेब में भले ही 10 रुपये 15 रुपये रखते हो, लेकिन उस टाइम पे ऐसे तुम्हारा होता है ना कि हाँ मैं देता हूँ पैसे या ये है ना। वहाँ जा रहे हो, पूरे दिन नहीं नहाते तुम, लेकिन उस दिन अच्छे से नहा के डीओ वीओ लगा के बढ़िया से अपना बेस्ट प्रेजेंट करते हो। सेम वही है तुम्हारे आंसर की में। जब तुम क्वेश्चन पेपर देखते हो, बहुत से बच्चों की आदत है कि वो सिर्फ सीक्वेंस से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हें ये नहीं करना, तुमको अपना बेस्ट, जो भी तुम्हारा बेस्ट है ना, उसको पहले देना है। जैसे एग्जाम्पल, जब मैं पढ़ता था, जब मैं पेपर देता था, तो मेरी आदत थी कि जो सबसे लंबे, जो सबसे हाई वेटेज वाले क्वेश्चन होते थे, पीछे जो आते थे 5-5 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के, मैं वो सबसे पहले अटेम्प्ट करता था, क्योंकि फ्रेश बैठा हूँ, दिमाग बिल्कुल ताज़ा है, स्पीड भी बढ़िया है, तो वो आंसर्स मेरे पहले आते थे। तो तुमको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरे क्वेश्चन पेपर मिलते के साथ ही जब तुम क्वेश्चन पेपर एक बार रीड करते हो, स्कैन करते हो, तुम ये देखते हो कि भैया कितने का मामला तुम्हारा सेट है, उसमें तुम सबसे पहले वही आंसर लिखो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से, जिसमें मतलब तुम मचा सकते हो। जैसे कोई डेरिवेशन है, उसकी तैयारी पहले से होती है, बच्चे करके जाते हैं, ट्राई दैट, सबसे पहले वो करो, ठीक है। कोई बहुत लंबा न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन है जो तुम्हें आता है, पहले उसको करो, क्योंकि जब तुम ये चीज़ें पहले लिखते हो ना, तो तुम्हारा बेस्ट है ना, वो टीचर को सबसे पहले दिखता है। अब होता क्या है, जब हम कॉपी चेक करते हैं, तो शुरुआत पेज देखते के साथ ही एक ना हम एक थॉट प्रोसेस जाने अनजाने में ही हम वो क्रिएट कर लेते हैं कि भैया ये जो भी बच्चा है इसका पेपर कैसा होने वाला है। अगर मैं शुरुआत में ही देख रहा हूँ कि अब दुनिया जान की कटिंग है, अरे ये तो गलत लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन ही खराब है, तो मैं मन बना लेता हूँ कि मेरे को ये पेपर ध्यान से चेक करना है। यही अगर शुरुआत में बेस्ट आंसर है, ऐसा कि देखते के साथ ही बुल्स है, सब चीज़ें ठीक, फॉर्मूला लिखा है, डिफाइन कर रखा है, तो मैं फटाफट पढ़ेंगे भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स तुम्हारे पूरे आंसर पढ़ते ही नहीं, वो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो भी उनको चीज़ें रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, जो उनको आंसर की में दे रखा है कि ये होना चाहिए, वो दिखता है, सीधा टिक मार्क करते हैं, नंबर पूरे देते हैं, खत्म, सिर्फ ये, ठीक है।
तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहले लिखो। दूसरा, अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को समझो। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है। ध्यान से देखो, देखो तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, तुम प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसके अलावा तुम सैंपल पेपर भी मैं मान के चल रहा हूं प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो तुम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले ये फिगर आउट करो कि जब भी तुम्हारे टेस्ट के नंबर आते हैं तो तुम्हारे नंबर कहां कहां कट रहे हैं। अगर शुरुआत के एमसीक्यू में तुम्हारे नंबर ज्यादा कट रहे हैं, तुम्हारे मान लो मुश्किल से 6 ही नंबर आ पा रहे हैं, 8 ही नंबर आ पा रहे हैं उन 12-14 एमसीक्यू में, तो तुम एमसीक्यू पहले मत करो, उसको बाद में करो, ठीक है ना। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कौन सा सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन तुम ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हो, उसमें नंबर नहीं कटते, तो उसको सबसे पहले करो। अपने आंसर शीट को स्टडी करो, देखो, जितना देखोगे उतना तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा मैं यहां पे इंप्रूव कर सकता हूं। क्या तुम समझ रहे हो? तो सीक्वेंस को समझो, सीक्वेंस को समझो। किसी बच्चे का एमसीक्यू पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है तो उसको एमसीक्यू सबसे पहले करने चाहिए, सबसे पहले। लेकिन किसी बच्चे का डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है, न्यूमेरिकल्स वो अच्छे बनाता है, तो उसको वो चीज पहले करनी चाहिए। तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझने के लिए ऐसे तुम अपना सीक्वेंस समझो। अपने पुराने आंसर शीट उठाओ, देखो कहां नंबर कट रहे हैं, जो कट रहे, जहां नंबर कट रहे हैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर वो नहीं होता तो जो तुम्हारे नंबर जहां जिस सेक्शन में कम कटते हैं उसको पहले लिखो, ठीक है। तीसरा देखो, हैंड वर्क्स। मैं बात कर रहा था ना अपना डेटिंग गेम करते हैं, तो बेटा डेटिंग में कुछ चीजें ऐसी होती है जो 80s में भी काम करती थी, 90s में भी करती है और आज के ज़माने में भी करती है ना। तो वैसे ही अच्छी हैंडराइटिंग हर बार काम करती है। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत साफ है, जाहिर सी बात है ना यार, खाना खाने गए हो, है ना, एक तो ये है कि बस सिंपल पास्ता खाना है, पास्ता बस कढ़ाई में घर पे तुमने बनाया, कटोरे में डाला और ये खा दिया, खा गए तुम लपक लपक हाथ से। लेकिन यही तुम एक अच्छे बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे पहले वेटर आता है, फिर प्यार से पुचकारेगा, फिर प्लेट देगा, उसमें पास्ता से बढ़िया बढ़िया शेप बनाएगा, और क्या बढ़िया चम्मच, क्या प्रेजेंटेशन, क्या बढ़िया चीज़ होती है ना। तो इंसान खाना खाना मुंह से नहीं, पहले आंखों से स्टार्ट कर देता है कि यार क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन, मूड भी बढ़िया हो जाता है। वही सेम चीज़ तुमको अपने हैंडराइटिंग के साथ करनी है। अगर हैंडराइटिंग तुम्हारी अच्छी है तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ बूस्ट, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ बहुत से बच्चे, जो मैं भी उस कैटेगरी में हूँ, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, बुरी हैंडराइटिंग वाले, सर ये क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनो भाई, कोई चीज़ अगर बुरी है तो पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मेरी हैंडराइटिंग बुरी है, नंबर 1, पहले एक्सेप्टेंस। बेकार में ये मत करो, ये बकायदी करो, अरे मेरी तो अच्छी है, जैसे भी है वो है। दिक्कत, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। एक बार बस एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब इतना टाइम तो नहीं है कि तुम अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करो, तो क्या कर सकते हो? ध्यान से देखो, क्या कोशिश करो कि जब भी तुम कोई आंसर लिखो, उनको पैराग्राफ में मत लिखो। जितना पैराग्राफ लिखोगे उतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उतना मामला खराब होगा। पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करो, पॉइंट वाइज। कोई भी चीज़ पूछी है उसको पॉइंट में लिखो, पॉइंट में आंसर करो, ठीक है। बल्कि 1 2 3 मत डालो, ऐसा डॉट बना के आंसर करो। इसका फायदा है, देखो अगर मैं पैराग्राफ में लिख रहा हूं तो मुझे ये पूरी लाइन भरनी है, फिर मैं यहां आऊंगा और फिर मैं यहां आऊंगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं तो मैं फटाफट स्किप कर सकता हूं प्रॉपर स्पेस देके। तो मेरा आंसर पैराग्राफ वाला भले ही बहुत ज्यादा लिख रहा है, लेकिन मेरा आंसर सटीक है, शार्प है, और वो लाइनें भी काफी भर रहा है, तो मेरे पेज भी भर रहे हैं। मुझे पता है पेज भरने पे नंबर ऐसा कुछ नहीं होता, बट साइकोलॉजिकली ये अफेक्ट करता है एग्जामिनर को। एक आंसर जिसमें कुछ चीजें पूछी और बच्चे ने सिर्फ डायरेक्ट बोल दिया कि क्या ये होता, हाँ हाँ, बस ये लिख दिया हाँ, और दूसरे ने उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करा कि यस ये होता है क्योंकि ये रीजन है, तो फर्क पड़ेगा ना इस चीज के। जो अच्छे से एक्सप्लेन करा उसको नंबर मिलेंगे। तो साइकोलॉजी ये काम करती है कि तुम पैराग्राफ में लिखने से अच्छा पॉइंट वाइज करो। पॉइंट वाइज करोगे तो ये दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जरूरत लिखने की कहाँ पड़ती है? एमसीक्यू में तो अपन को कुछ लिखना नहीं, हमको कहाँ लिखना पड़ता है? वो जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं वो शुरुआत में ही अगर तुम वो अटेम्प्ट करते हो, जैसे मेरी हैंडराइटिंग खराब थी इसलिए मैं शुरुआत में उसको करता था। क्योंकि क्या होता है जब आप कॉन्टिन्यूसली लिखते रहते हो ना, तो शुरुआत में आपकी हैंडराइटिंग ठीक होती है, बीच में थोड़ी खराब होने लग जाती है। तो मेरी अच्छी हैंडराइटिंग वाला पार्ट तुम कभी नोट करना, एक बड़ा सा 2-3 पेज का ऐसे लिख के देखो, तुम देखोगे शुरुआत में जो हैंडराइटिंग और एंड में जो हैंडराइटिंग है दोनों में फर्क रहेगा। तो इसलिए मैं शुरुआत में वो चीज़ें पहले लिखता था ताकि मेरी अच्छी हैंडराइटिंग, जो भी अच्छी हैंडराइटिंग का पार्ट है वो शुरुआत में आ जाए। क्या तुम ये बात समझे? तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखो, ये तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह है, इसको ध्यान रखो।
दूसरा, अवॉइड पैराग्राफ्स। यही मैंने बताया कि आपको पैराग्राफ्स तो अवॉइड ही करना है। 6 पॉइंट क्या कह रहा है? डू नॉट ओवरडू। ये तो भैया हर एक चीज में, रिलेशन में भी है। ओवरडू नहीं करना। डेटिंग में जाते हो ओवरडू मत करो, वरना सीधा फ्रेंड जोन में आ जाओगे। सेम वही है, ओवर नहीं करना, चीजों को ओवर मत करो। एक चीज पूछी गई है, उसके रीजन पता होना चाहिए और वो होती क्यों है, बस ये चीज लिखो और पॉइंट वाइज लिखो, खत्म। अब तुम उसको ओवर एक्सप्लेन करोगे, बहुत सारी चीजें लिखोगे, या बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, वो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन की बजाय, क्योंकि तुम साइंस पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारी जो भी रीजनिंग है वो अच्छे से टेक्निकल रीजनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अपने शब्दों से बना रहे हो, क्योंकि जब तुम अपने शब्दों से बनाते हो तो देखो होता क्या है, कोई भी चीज अगर मैं अपने शब्दों में बना के लिख रहा हूं तो हो सकता है मैं उसे अलग तरीके से प्रेजेंट करूं, कोई और अलग तरीके से प्रेजेंट करे, कोई और अलग तरीके से। ऐसे तो जितने बच्चे अपने शब्दों में लिखेंगे वो अलग अलग तरीके से होगा। अब दिक्कत क्या है, जो एग्जामिनर वहां बैठा है वो स्पेसिफिक टेक्निकल डेफिनेशन ढूंढ रहा है। फैराडे लॉ आ गया, एक्सप्लेन करो फैराडे लॉ। अब अगर मेरे को वहां पर रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैं एज ए एग्जामिनर मैं ये लाइन ढूंढ रहा हूं कि कहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है या उसका रेट ऑफ चेंज लिखा है, कहाँ है ये, अब वो नहीं दिख रहा। उसके अलावा तुमने पूरी बकैती उसमें लिख रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, उसमें लाइनें होती है और मैग्नेटिक फील्ड एरिया में जाते हुए वो चेंज हो रही है, वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस, तुमने सब लिख दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है वहां पर। तो वो टेक्निकल पार्ट जो नहीं है ना, उससे क्या होगा, हो सकता है मैंने बताया ना, एग्जामिनर पूरा पढ़ता ही नहीं, तो वो स्किप कर दे और वो कहीं ना कहीं फिर हिचके। यही तुमने प्रॉपर वो टर्म्स लिख रखे हैं तो फटाक से पूरे नंबर मिलेंगे और वो आगे बढ़ेगा और पूरा पढ़ेगा भी। तो इस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। तो ओवरडू मत करो, सटीक शार्प आंसर्स लिखो। उसके बाद रफ वर्क भी साफ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, रफ वर्क साफ क्यों करना है? रफ वर्क साफ इसलिए करना है क्योंकि जब तुम अपना पेपर दे दोगे और उसके बाद जब तुम रिवीजन करने बैठते हो, उसमें रिवीजन में अगर तुम्हारा रफ वर्क बहुत गंदा हो रखा है कि तुमको भी रीचेक करने के लिए फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो ये अननेसेसरी बर्डन है तुम्हारे ऊपर। तो इस वजह से तुम अपना रफ वर्क भी साफ करो। कोई कैलकुलेशन है उसको साफ रफ में कर दो। इससे यह कि जब तुम उसको रीचेक करने बैठोगे तो तुम गलतियां इजीली ढूंढ पाओ, वरना तुम गलतियां नहीं ढूंढ पाओगे। मैं बताऊंगा रीचेकिंग का भी क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये 7 पॉइंट तुम्हें एग्जामिनर की साइकोलॉजी पता करने से पहले पता होना चाहिए। ये तुम्हें जो है पेपर इन चीजों के हिसाब से देना। अब बात करते हैं कि एग्जामिनर की क्या साइकोलॉजी है, टीचर का क्या माइंडसेट है। तो ध्यान से देखो, एग्जामिनर का काम आसान करना। अब इसका मतलब समझो, एक बात मेरी याद रखना, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कह रहा हूं, जितना समय टीचर तुम्हारी आंसर शीट के साथ स्पेंड करेगा ना, तुम्हारे नंबर उतने ही कम होते जाएंगे। लिख लो ये बात, लिख लो। जितना टाइम टीचर तुम्हारी आंसर शीट के साथ स्पेंड करेगा, जितना ज्यादा टाइम, उतने ही तुम्हारे नंबर कम होते जाएंगे। तुम्हें अपने टीचर का काम आसान करना, तुम्हें बिल्कुल ऐसे करना है, टीचर उस दिन तुम्हारा मौसा जी है, शादी ब्याह हो रही है, जो मौसा जी आए हैं ना, रेलवे स्टेशन पे लेके गए हो, फिर बिठा रहे हो, मौसा जी पानी, मौसा जी ये, उस दिन टीचर एग्जामिनर तुम्हारा मौसा है, उसको तकलीफ नहीं देनी है तुम्हें। तुम्हें बिल्कुल बढ़िया खातिरदारी करनी है। सर कैसे कर सकते हैं? देखो, तकलीफ देने का तरीका, पहला, जैसे ही आंसर लिखना स्टार्ट करा, पहला तुमने क्या रखा, आंसर नंबर 1 और लिख दिया। उसके बाद तुमने करा आंसर नंबर 30, फिर क्या करा, आंसर नंबर 2। हो गया ना तकलीफ वाला काम, पहला, तीसरा, दूसरा, 15वां, फिर 17वां। अरे मतलब ठीक है, सीक्वेंस में नहीं लिखना, मैं खुद कह रहा हूं तुम ऐसे करो, लेकिन ऐसा भी काम मत कर भाई कि एग्जामिनर बार बार यही करता रहे, मतलब जबरदस्ती की इरिटेशन एग्जामिनर के लिए। दूसरा, अगर जितना पहले पन्ने पे अभी जो इससे पीछे बातें बताई हैं वो फॉलो कर रहे हो तो अपने आप ही इसको तकलीफ कम होगी, क्योंकि तुम सटीक आंसर लिख रहे हो, शार्प आंसर लिख रहे हो, इन चीजों पे ध्यान दे रहे हो। तो एग्जामिनर को तकलीफ मत दो, बिल्कुल ऐसे करो, हर चीज की रीजनिंग के साथ हो, हर चीज की रीजनिंग। न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके जो भी चीज पूछा, फाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, तुमने फ्लक्स निकाल दिया, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा की तुमने कैलकुलेशन करके दिखा दी, एंड में लिख दो द फ्लक्स इज ये, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए अच्छा फाइनल आंसर ये है। समझे? बहुत सी चीजें होती हैं जो आप तेजी में पेपर चेक करते हैं वो स्किप हो जाती है। अब तुमने लिखी है लेकिन वहां स्किप हो गई तो क्या करोगे? तुम ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकते मैंने तो लिखी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है भाई, लेकिन अगर उससे स्किप हो गई तो, क्योंकि वो तो फटाफट चेक कर रहा है ना भाई। तो इस चीज का ध्यान रखो। नहीं सर मैं पेपर रीचेकिंग का डाल दूंगा, टोटलिंग होगी, रीटोटल हो जाएगा, कभी भी ये चीजें चेक नहीं होती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का काम आसान करना है। दूसरा,
एग्जामिनर की लड़ाई, अब इसका मतलब समझो, ये मैं वंस फॉर ऑल खत्म कर रहा हूँ इस पॉइंट को। जिन बच्चों को पता है गुड, जिनको नहीं पता उनके लिए। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है यार एग्जामिनर घर से बीवी से लड़के आया और पेपर मेरा आ गया, उसके हाथ में नंबर कम दे देगा, गुस्से में कर देगा। ये मैं वंस फॉर ऑल खत्म कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। एग्जामिनर जब भी पेपर चेक करता है वो खुद के हिसाब से नहीं करता, उसको एक आंसर की दे रखी होती है सीबीएसई की, वो आंसर की सीबीएसई आउट नहीं करता। उस आंसर की में लिख रखा होता है कि भैया अगर बच्चे ने ये चीज़ लिखी है तो इतने नंबर, इसके अलावा ये चीज़ अगर लिखी है तो इतने नंबर, और ये चीज़ नहीं लिखी तो इतने नंबर काट दो। ठीक है, तो एग्जामिनर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो तुम इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि भगवान करे कि भैया, जब हम बच्चे थे ना हमको बता दिया था किसी ने, मैं प्रे करता था ये भगवान एग्जामिनर लड़के ना आए, बस ऐसे चेक कर ले। तो इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, तीसरा देखो, एग्जामिनर पर भरोसा। इसका क्या मतलब है? देखो, तुमको किसी भी तरीके से एग्जामिनर को इस तरीके से पेपर देना है कि एग्जामिनर का एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाए। समझो इसका क्या मतलब है। अपन बैठते के साथ ही मैं एज एग्जामिनर हुआ, पहली शीट आई, पहली शीट में मैंने देखा बहुत अच्छी हैंडराइटिंग, शुरुआत का जो आंसर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सटीक सही, और मैं नंबर दिए जा रहा हूँ। तो जब भी ऐसी कॉपी आती है ना कि शुरुआत में बिल्कुल सही है सारी चीज़, मान लो एमसीक्यू है, तुम्हारा एमसीक्यू स्ट्रांग है, तुम्हें पूरे 14 में से 14 नंबर के एमसीक्यू तुम्हारे बिल्कुल सही हो गए। तो जब वो बिल्कुल सही होते हैं तो पूरे 14 में से 14, अब मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकली एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया उस पेपर को देख के, क्या ये बच्चा बढ़िया भाई पूरे नंबर ला सकता है। इसमें क्या होता है, जब ऐसा पेपर आता है ना तो मैं अपने आप ही रिलैक्स्ड हो जाता हूँ, सिट बैक, पीछे हो जाता हूँ। मुझे पता है यार बच्चा बढ़िया है, सारे नंबर इसके पूरे आए हैं, तो आगे भी यही पैटर्न चलेगा। तो मैं अवॉइड करता हूँ उसका पेपर पूरा रीड करने पे, मैं बस देखता हूँ मेन चीज़ें मेरे आंसर मैच कर रहे हैं, ठक 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 नंबर देता चला जाता हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एग्जामिनर कम टाइम स्पेंड करेगा तुम्हारी शीट के साथ, नंबर ज़्यादा आएंगे। लेकिन यही इमेजिन करो कि एग्जामिनर बैठा, शुरुआत में ही मैं देख रहा हूँ कि 14 में से तुम्हारे मुश्किल से 5 एमसीक्यू ठीक है, बाकी गलत। अब क्या है, अब मुझे पता है कि भाई ये बच्चा ऐसा ही है, एवरेज है या बिलो एवरेज बच्चा है, गलती करेगा, मुझे ध्यान से चेकिंग करनी है। क्या तुम ये बात समझ रहे हो? तो तुम्हें एग्जामिनर पे जो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है वो ऐसे ही करना है जो मैंने अभी पीछे भी बताया, अपना बेस्ट सबसे पहले करो। बेस्ट करोगे तो ट्रस्ट फैक्टर मेंटेन होता है, साफ पेपर, पॉइंट वाइज, सटीक, जो चीज़ पूछी है वो लिखा हुआ है, इन चीज़ों पर ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीचेकिंग तमीज से करो। अब इसका क्या मतलब है? रीचेकिंग मतलब 3 घंटे का पेपर है, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 2.5 घंटे में तुम्हें सीबीएसई खत्म कर देना है। 2.5 घंटे में पेपर खत्म करने के बाद आधा घंटा प्योर रीचेकिंग के लिए है। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूं और मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को समझाता हूं, रीचेकिंग करके तुम इजीली 3 से 4 नंबर तो तुम्हारे इजीली बढ़ जाएंगे, इजीली। तुम मान के चला करो कि जो पेपर तुम्हारे हिसाब से तुमने बेस्ट दिया है ना, उसमें तुमने गलती कर दी, मान के चला करो कि भाई मेरी गलती है, मुझे बस पकड़नी है वो गलती। अब रीचेकिंग कैसे करना है? बहुत से बच्चे रीचेकिंग का मतलब समझते हैं बस रीड करना, वो अपने आंसर्स को बस रीड कर लेते हैं एक बार, ये रीचेकिंग नहीं है। रीचेकिंग पे आधा घंटा पहले तो इसलिए देना है क्योंकि जो गलतियां होंगी उसको ठीक भी करना है, तो उसके लिए समय लगेगा। दूसरा, रीचेकिंग करने का सही तरीका यह है कि तुम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़ो तेजी से, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, फिर अपना आंसर चेक करो, फिर एक बार क्वेश्चन देखो, फिर अपना आंसर चेक करो। कोई न्यूमेरिकल है तो यूनिट्स चेक करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसकी क्या यूनिट है, क्या वो एसआई में है, नहीं है तो कन्वर्ट करो, वो सारी चीजें चेक करो। तो रीचेकिंग में बस तुम्हें अपना आंसर रीड नहीं करना, तुम्हें एक बार क्वेश्चन भी पढ़ना है, फिर अपना आंसर देखना है। ठीक है, रफ कैलकुलेशन इसलिए अच्छी करनी है, अगर अच्छी हो रखी है तो रफ में जाके फटाफट चेक कर सकते हो कि अच्छा ये इससे तुम बिलीव नहीं कर सकते, अच्छे खासे टॉपर भी ऐसी कभी कभार सिली मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक मतलब ऐसी पेटी मिस्टेक के मतलब वो बेचारे खुद बहुत फील करते हैं कि यार ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि वो रीचेकिंग नहीं करे। रीचेकिंग करे बिना पेपर देने का मतलब है कि एक शादी में तुम जा रहे हो और शादी में तुमने बिना ट्रायल गई अपना सूट वूट दे दिया, डायरेक्ट बोल दिया जो तुम्हारा दर्जी है कि भाई तैयार रख, उसी दिन ले लूंगा, बस पहन के आ गए। गलती के चांसेस हैं, हो सकता है फिटिंग का ना बने, हो सकता है बाजू लंबी हो जाए, ये सारी दिक्कतें हैं। इसलिए जैसे ट्रायल पे जाना इंपॉर्टेंट है वैसे ही रीचेक करके पेपर देना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई मेरे इतने मार्क्स आएंगे। जब टीचर पूछता है ना कितने मार्क्स आ जाएंगे, जो बच्चा सटीक बता देता है कि सर इतने से इतने के रेंज में आएंगे, मतलब रीचेकिंग करके दिया है। और जो ऐसा वेग है भैया जो पता नहीं सर आ जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे, वो पास तो हो ही जाएंगे मतलब रीचेकिंग नहीं करिए।
तो रीचेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल्स में इन बातों का ध्यान रखो। अब कोई तुम न्यूमेरिकल आया, अब उसमें देखो बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल में गलती करते हैं। आज से अभी से उसूल बांध लो, जब भी सीबीएसई का कोई न्यूमेरिकल आता है, आप उस न्यूमेरिकल में अपने आप ही गिवन लिखा करो। क्या चीज़ गिवन है, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करा है, वो फॉर्मूला पूरा लिखो, कैलकुलेशन पूरी करके दिखाओ, ठीक है, और फाइनल आंसर जरूर मार्क करो। एक न्यूमेरिकल इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। आपको ये अच्छे से लिखना है। टीचर इंप्रेस होता है, टीचर को पता चलता है कि अभाई तबाई आंसर नहीं दे रहा। कोई रीजनिंग है, कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जो किसी फॉर्मूले से बैक्ड होने वाला है, ठीक है। मान लो कोई कह रहा है कि फैराडे लॉ पे बात करते हैं कि एक फ्लक्स, मान लो एक एरिया में से फ्लक्स जो है वो बढ़ गया। फ्लक्स बढ़ने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, या तो एरिया बढ़ा कर दिया होगा, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी। अब मैं ये कैसे बता सकता हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैं ये फॉर्मूला भी लिखूं और फिर रीजनिंग दूं, तो ये नंबर मेरे कटने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला से बैक्ड है। तो ऐसे करके तुम्हें अपने आंसर्स देने हैं, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, न्यूमेरिकल हो गया। और अवॉइड लीविंग गैप्स, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है, बहुत से बच्चों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वें के बाद उनको 13वां नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, 13वें को आंसर 13 और स्पेस छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं कि मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, फिर आगे चले जाते हैं। ये काम मत करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि तुम्हारी अगर टाइमिंग सही नहीं बैठी तो तुम उसको कभी नहीं कर पाते। और ये स्पेस छोड़ने का मतलब कभी कभार इतना खतरनाक हो जाता है, बिलीव नहीं करेंगे। बाकायदा एक स्टूडेंट की कहानी है कि वो बाकायदा उसने पेपर लिखा। अब जब हम पेपर का पन्ना पलटते हैं ना, उससे मिस्टेक ये हो गई कि उसने एक साथ 2 पन्ने आगे कर दिए। जब थोड़ा सा बहुत टाइट होगा तो 2 पन्ने आगे हो गए। 2 पन्ने आगे होने का मतलब अब 2 पेपर के बीच की जो पूरी की पूरी ये शीट है ये खाली है। उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं, लेकिन उसने पेपर पूरा करा। अब वो पेपर पहुंचा एग्जामिनर पे। जब एग्जामिनर के पास पहुंचा और उसने चेक करना स्टार्ट करा, उसने वो पेज खोल लिया। जैसे पेज खोला उसने देखा, अरे ये तो साफ, ये तो कुछ है नहीं। और एग्जामिनर ने भी बाई चांस आगे चेक नहीं करा कि भाई आगे तो देख लो, उतना ही चेक करके नंबर दे के छोड़ दिया। दिस एक्चुअली हैपेंड। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन चीजों का ध्यान रखो, ऐसे गैप्स मत छोड़ो, ठीक है। और गैप्स छोड़ो ही मत। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको एंड में करो, एंड में देखो, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखो, ये गैप्स वैप्स मत छोड़ो। और अगर अपनी तैयारी चाहते हो और बढ़िया, ये तो सारे पेपर राइटिंग स्किल्स हैं, एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस है कि अच्छा ऐसे अब हमें करना है। अगर चाहते हो कि पेपर की तैयारी, ये समझ लो ना, ये तो बस आइसिंग है, केक पे जो आइसिंग होती है जिससे नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हो पूरा का पूरा केक बढ़िया बन जाए और तुम्हारी तैयारी टॉप नॉच हो, तो ज्वाइन करो हमारी अफसर सीरीज। अफसर सीरीज में सभी चैप्टर्स की 1 शॉट और डिटेल वीडियो बकायदा है। आप सभी वो जाके देखो, इट इज ट्रिमेंडस। बहुत अच्छी वीडियोस बनाई गई हैं, साथ के साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी है। तो जिस बच्चे को भी डाउट है, गो एंड वॉच दीज वीडियोस, तुम्हें मजा आएगा। वेव ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर बच्चों को बहुत दिक्कत है, सारा डाल चुके हैं। एटम न्यूक्लियाई के 1 शॉट डाल चुके हैं, फर्स्ट बुक के चैप्टर्स भी डाल चुके हैं, डिटेल वीडियोस डाली हुई हैं। तो उससे तैयारी करो। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, अरे सर आप तो जेई या नीट का कंटेंट बना रहे हो, हम तो सीबीएसई। भाई पिछले साल का पेपर उठा के देखो, तुम अगर सिर्फ सीबीएसई लेवल का करके जाओगे और पिछले साल जैसा पेपर आ गया, मैं बता रहा हूं अनफॉर्चुनेटली शायद फेल हो जाओगे। तो तुम्हें सीबीएसई का कॉन्सेप्ट समझना है। सीबीएसई बोल चुका है कि वो तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर एनालिटिकल होगा, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं आने वाला। वो तुम्हें घुमाएगा, फिर आएगा, तब पूछेगा। अगर कॉन्सेप्ट की डेप्थ नहीं है तो कैसे करोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे, अभी दिसंबर है, दिसंबर देखना मिड ऑफ में पहुंचेंगे, बच्चों की हालत खराब होगी, सर क्या करें। अभी बता रहा हूँ, गो एंड वॉच दोज 1 शॉट्स। तुम्हारा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तुम देखना। और पढ़ाया बढ़ाया नहीं है उसमें, हंसी मजाक कर रहा है यार, उस पूरी वीडियो में हंसी मजाक चल रहा है, कहानी की तरह समझा। तुम वेव ऑप्टिक्स पढ़ के देखो, डुअल नेचर पढ़ के देखो, कहानी की तरह पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हैं विद एनिमेशन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को पहुंचाओ, जितना हो सके। और तैयारी करते रहो, टेंशन मत लो, खड़ा हूं तुम्हारे साथ, बढ़िया से तुम और मैं अच्छे से पास हो जाएंगे।
है।